अस्सलाम वालेकुम। इमरान सीरीज़ एक उर्दू जासूसी नावल सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी मुसन्निफ मज़हर कलीम ने तख्लीक किया है। अली इमरान एक अहम किरदार है, एक मज़ाहिया खुफिया एजेंट जो सीक्रेट सर्विसेज को X2 के तौर पर कंट्रोल करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज के एक आम रुकन के तौर पर काम करता नज़र आता है। सवाए चंद मुट्ठी भर लोगों के किसी को इनके सर्विसेज चीफ की हैसियत का इल्म नहीं। और आज आपके लिए हाजिर है इसी सीरीज़ का एक और सिलसिला, रॉक हेड। इमरान ने कार होटल आलीशान की पार्किंग में रोकी और नीचे उतरकर वो होटल की इमारत की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक उधेड़ उम्र आदमी एक तरफ से निकलकर तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। जनाब, क्या आप मुझे 1 मिनट देंगे? इस उधेड़ उम्र आदमी ने इमरान के करीब पहुंचकर कहा तो इमरान बेइख्तियार ठठक कर उसे देखने लगा। सिर्फ 1 मिनट? लेकिन ये तो बहुत कम वक्त है। इतने वक्त में आप अपनी बात मुकम्मल ना कर सकेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही उसने उसे सर से पैरों तक बगौर देखा। उसके जिस्म पर पतलून और शर्ट थी, लेकिन लिबास की हैसियत बता रही थी कि वो मुतवस्त तबके का आदमी है। इसके चेहरे पर भी मुतवस्त तबके को पेश आने वाली परेशानियां और दबाव के असरात मौजूद थे। वैसे अपने अंदाज से वो खासा पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था। मेरा मतलब ये था जनाब कि मैं आपका कम से कम वक्त लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बेहद मसरूफ़ आदमी हैं, इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी कि मैं मसरूफ़ आदमी हूँ। मेरे डैडी ने मुझे निकट्टू और बेकार समझकर घर से निकाल दिया है। अगर मैं मसरूफ़ होता तो इस तरह एक मांगे तांगे के फ्लैट में पड़ा ज़िंदगी ना गुजर रहा होता। इसलिए किसी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ वक्त ही ऐसी नेमत है जो मेरे पास वाफिर मकदार में मौजूद है। आप जितना चाहें वक्त ले सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप फिक्र ना करें, मैं आपसे कोई माली इमदाद तलब नहीं करूँगा, बल्कि एक परेशानी है, इसका हल आपसे मालूम करना है, उधेड़ उमर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर तो आप वाकई समझदार आदमी हैं। क्या आपको मालूम है कि चील के घोंसले में गोश्त नहीं होता? आइए मेरे साथ, होटल में बैठकर इत्मीनान से बात हो सकती है, इमरान ने कहा और होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। मेरा नाम असद अली है और मैं दारुल हुकूमत में खिलौने फ़रोख्त करने वाली सुपर शॉप पर सुपरवाइज़र हूँ। असद अली ने चलते हुए अपना तारुफ करवाया। सुपर शॉप में सुपरवाइज़र? बहुत खूब। फिर तो आप डबल सुपर बल्कि सुपर हुए। एक मेरा दोस्त है सुपर फयाज और दूसरे आप हो गए। मेरा नाम यकीनन आप जानते ही होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो असद अली बेइख्तियार हंस पड़ा। जी हाँ, और इत्तेफाक से मेरी परेशानी का ताल्लुक भी आपके दोस्त सुपर फयाज से ही है, असद अली ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। लेकिन सुपर फयाज तो मेरा ख्याल है अब बच्चा नहीं रहा, इसलिए इसे खिलौनों से क्या दिलचस्पी हो सकती है, इमरान ने कहा तो असद अली बेइख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे मेन गेट खोलकर वो दोनों होटल के हॉल में दाखिल हो गए और फिर इमरान असद अली को साथ लिए कोने की एक मेज़ पर आकर बैठ गया। वेटर को उसने मशरूबात लाने का ऑर्डर दे दिया। हाँ तो असद अली साहब, अब आप खुलकर बताएं कि आपको क्या परेशानी है और इस परेशानी का ताल्लुक सुपर फयाज कैसे है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जैसे कि बताया, मैं टॉयज़ लैंड में सुपरवाइज़र हूँ। ये सुपर शॉप अरबाब रोड पर वाक़या है। मैं गुज़िश्ता 12 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। पहले मैं वहाँ सेल्समैन था, अब सुपरवाइज़र हूँ। इस शॉप का मालिक सेठ असलम है। इनके दूसरे बड़े शहरों में भी दुकानें मौजूद हैं। एक हफ्ते पहले की बात है, मुझे सेठ असलम ने अपनी कोठी पर तलब किया। इनकी रहाइश गाह यहाँ की सबसे बड़ी कॉलोनी नशीमन कॉलोनी में है। मैं वहाँ गया तो वहाँ उनके पास सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज और एक गैर मुल्की जो गालिबन अमरीकी था मौजूद थे। सेठ असलम ने मुझे कहा कि मैं सुपर फयाज को टॉयज़ लैंड के बड़े गोदाम में ले जाऊं और जो चेक करना चाहें उन्हें करने दूं। चुनाचा मैं सुपर फयाज की जीप में बैठकर उन्हें गोदाम में ले गया। हमारा गोदाम काफ़ी बड़ा है,
क्योंकि पाक एशिया के तमाम शहरों में सप्लाई की जाने वाले खिलौने यहीं जमा होते हैं और फिर यहाँ से आगे सप्लाई किया जाता है। लेकिन वहाँ खिलौनों की बंद पेटियाँ होती हैं, खुला माल नहीं रखा जाता। गोदाम में 4 आदमी होते हैं, एक मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, एक अकाउंटेंट और एक चपड़ासी। सुपर फयाज ने गोदाम का राउंड लगाया और फिर एक पेटी खोलने का हुक्म दिया। चूंकि सेठ असलम ने मैनेजर को फ़ोन कर दिया था, इसलिए मैनेजर ने सुपर फयाज का हुक्म पर पेटी खोल दी। इसमें गैर मुल्की खिलौनों के पैकेट थे। सुपर फयाज साहिब खिलौने उठा उठा कर देखते रहे और फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं इनके साथ इनके हेडक्वार्टर चलूं, क्योंकि वो मुझसे मज़ीद पूछगछ करना चाहते थे। मैं इनके साथ इनके हेडक्वार्टर पहुंच गया। वहां पहले तो सुपर फयाज इधर उधर की बातें करते रहे, मेरे मुतल्लिक तफसीलात मालूम करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं सेठ असलम के ख़िलाफ़ गवाही दूं कि सेठ असलम खिलौनों की आड़ में हीरोइन का धंधा करते हैं और चंद पैकेट हीरोइन के इनके गोदाम में जाकर रख दूं, तो मुझे बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा और मुझे सेंट्रल इंटेलिजेंस का मुखबर बना लिया जाएगा, जिससे मुझे यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा गलत काम मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया और ना करना चाहता था। वैसे भी सेठ असलम शरीफ आदमी है, इनके मुतल्लिक कभी इस किस्म की कोई बात किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे इनकार के बाद पहले तो सुपर फयाज मुझे लालच देते रहे, लेकिन जब मैंने मुसलसल इनकार किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो इस इनकार का मुझे मज़ा चखाएंगे, और फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। पहले तो मैंने सोचा कि सुपर फयाज साहब की यह बात जाकर सेठ असलम को मनोन बता दूं, लेकिन फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि सुपर फयाज भी बड़े अफसर हैं और सेठ असलम भी बड़े आदमी हैं, जबकि मैं गरीब मुलाजिम आदमी हूँ। मैं तनख्वाहदार हूँ, मैं ख्वामखा मुसीबत में फंस जाऊँगा, इसलिए मैं खामोश रहा। आज से 2 रोज़ पहले सेठ असलम ने मुझे अपने ऑफिस में कॉल किया। उन्होंने मुझे मुलाजमत से फ़ारग कर दिया। मैंने जब अपना कसूर पूछा तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज ने मेरी शिकायत की है। मैंने सुपर फयाज को सेठ असलम को गिरफ्तार कराने और छापे मारने के लिए कहा। मैंने इस पर सारी बात बता दी, लेकिन सेठ असलम ने मेरी बात पर यकीन न किया और मुझे खड़े खड़े मुलाजमत से फ़ारग कर दिया। मैं बेहद परेशान हुआ। मैं सुपर फयाज साहब की कोठी पर भी गया। मैंने इनकी मिन्नत समाजत की, लेकिन उन्होंने मुझे झिड़क कर भगा दिया। अब मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी एक बड़ी बेटी है और मुझे सिवाय इस खिलौने के काम के और कोई काम का इल्म नहीं है। यहाँ दारुल हुकूमत में 3-4 और खिलौनों की दुकानें भी हैं। मैं इनके पास मुलाजमत के लिए गया, लेकिन वहाँ से भी इनकार हो गया, क्योंकि इन सब का भी माल सेठ असलम से ही आता है। वो पाक एशिया में फ़ॉरेन खिलौनों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मैं फिर सुपर फयाज के दफ्तर गया, लेकिन सुपर फयाज साहिब नहीं मिले। इनके चपड़ासी ने जब मुझे परेशान देखा और फिर मुझसे हाल अहवाल पूछा, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने मुझे आपका पता दिया कि आप ही मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं। मैं आपके फ्लैट पर गया, लेकिन वहाँ आपसे मुलाकात ना हो सकी। यहाँ से करीब ही मेरा घर है। मैं अपने घर जा रहा था कि मैंने आपकी कार होटल में मुड़ते हुए देखी, चुनाचा मैं इधर आ गया। असद अली ने पूरी तफसीलात बताते हुए कहा। इस दौरान मशरूबात की बोतलें आ गई थीं और इमरान साथ साथ मशरूबात भी पी रहा था, जबकि असद अली बोतल हाथ में पकड़े मुसलसल बोलता ही जा रहा था। क्या तुमने पहले मेरी कार देखी हुई थी या मुझे पहले से जानते थे? इमरान ने कहा। जी हाँ, पहली बार जब मैं आपके फ्लैट पर गया तो आप इस वक्त कार में बैठकर जा रहे थे। मैंने आपको और आपकी कार को देख लिया। चूंकि मैं आपको पहचानता ना था, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। वहां आपके मुलाजिम ने बताया कि आप चंद लम्हा पहले ही चले गए हैं। तब मुझे आपका ख्याल आया और मेरे पूछने पर आपके मुलाजिम ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी, इसलिए मेरे जहन में आपकी कार और आपका चेहरा महफूज था। असद अली ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या सुपर फयाज सेठ असलम से कहकर
आपकी नौकरी बहाल करवाए या सेठ असलम बराह रास्त आपको नौकरी पर बहाल कर दे। इमरान ने कहा, जब तक सुपर फयाज साहिब नहीं कहेंगे सेठ असलम मुझे नौकरी पर बहाल नहीं करेंगे। असद अली ने कहा, क्या आप ये बात सुपर फयाज के मुंह पर कह सकते हैं कि उसने आप पर दबाव डाला कि आप सेठ असलम के खिलाफ झूठी शहादत दें और हीरोइन के पैकेट इसके गोदाम में छुपाएं। इमरान ने असद अली को गौर से देखते हुए कहा, बिल्कुल कह सकता हूँ, आपके सामने मैंने एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोला। अब ये और बात है कि सुपर फयाज ये तस्लीम करें या ना करें। असद अली ने बड़े साफ लहजे में कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने वेटर को इशारा किया, फ़ोन यहाँ ले आओ। इमरान ने वेटर के करीब आने पर उससे कहा, यस सर। वेटर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने एक कॉर्डलेस फ़ोन लाकर इमरान के सामने मेज़ पर रख दिया। आपको सेठ असलम का नंबर मालूम है? इमरान ने असद अली से पूछा। जी हाँ, इस वक्त अपने ऑफिस में होंगे, असद अली ने कहा और फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने असद अली के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। यस, एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, सेठ असलम साहिब से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। अली इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैं सेठ असलम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई थी। आपने शायद सुपरिटेंडेंट फयाज के मुंह से मेरा नाम सुना हो। मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मैंने तो आपका नाम सुपरिटेंडेंट फयाज के मुंह से ना सुना और ना ही सुपरिटेंडेंट फयाज साहिब से मेरा कोई करीबी ताल्लुक है। बहरहाल फरमाइए, आपने किस मकसद के लिए फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन करीबी ताल्लुक ना होने के बावजूद आपने सुपरिटेंडेंट फयाज की शिकायत पर अपने एक पुराने मुलाजिम असद अली को खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया। इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा, यह मेरा अपना मसला है जनाब। मैं अपने मुलाजिम को चाहे खड़े खड़े निकाल दूं या बैठ कर निकाल दूं। मैं इस सिलसिले में किसी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं करता और ना मैं इस सिलसिले में किसी किस्म की सिफारिश मानता हूँ। दूसरी तरफ से स्पॉट लहजे में जवाब दिया गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए फ़ोन ऑफ़ किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। असद अली खामोश बैठा हुआ था। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। राब्ता कायम होते हुए सुपर फयाज ने अपने मखसूस फ़ाखराना लहजे में कहा, अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया। ओह, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैंने तुमसे फौरी और ज़रूरी मिलना था। मैंने फ्लैट पर भी फ़ोन किया, तुम्हारे बावर्ची सुलेमान ने कहा कि तुम मौजूद नहीं हो। दूसरी तरफ से सुपर फयाज ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, क्यों, खैरियत है? कहीं डैडी ने तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? लेकिन ये सुन लो कि डैडी सिफारिश मानने के कायल नहीं हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी सिर्फ सिफारिश ही नहीं मानते और बहुत कुछ भी नहीं मानते। मेरे पास एक केस है जाली करेंसी का, लेकिन इस केस में कोई क्लू नहीं मिल रहा और तुम्हारे डैडी मेरी बात ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि हर सूरत में मुलजिम पकड़े जाएं। अब तुम खुद बताओ कि मैं क्या करूं? क्या राह जाते आदमियों को मुलजिम बनाकर उनके सामने पेश कर दूं? मैंने इस सिलसिले में तुमसे मिलना है, सुपर फयाज ने कहा। तो ये तुम्हारे लिए कौन सा अनोखा काम है? पहले भी तो तुम ट्वाइसलैंड के सेठ असलम के मुलाजिम असद अली सुपरवाइज़र को ये ऑफ़र कर चुके हो और वो सेठ असलम के ख़िलाफ़ झूठी शहादत दे और हीरोइन के पैकेट उसके गोदाम में छुपा दे। और जब इसने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो तुमने सेठ असलम से शिकायत लगाकर उससे नौकरी से निकलवा दिया। अब भी ऐसा ही करो। असद अली अगर नहीं माना तो क्या ये ज़रूरी है कि और लोग भी लालच में ना आए? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब? तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म हुआ? क्या तुम कौमे जन्नात से तो नहीं हो? सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम बताओ कि क्या तुमने असद अली से ये बात की थी? इमरान ने कहा। हाँ, की थी। मैं उस सेठ असलम को फंसाना चाहता था क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक जाली करेंसी के केस से है, लेकिन इसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं, सदर तक।
اس لیے میں اسے صرف شک کی بنا پر گرفتار نہیں کر سکتا تھا، اور جب تک وہ گرفتار نہ ہو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن تمہیں ان باتوں کا کیسے علم ہوا؟ سپر فیاض نے کہا۔ لیکن پھر تم نے اسد علی کی شکایت سیٹھ اسلم کو کیوں لگائی؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تو اس سے سپروائزر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، صرف اتنی ہی بات کی تھی کہ سپروائزر اسد علی بہت کچھ جانتا ہے، لیکن وہ بتانے سے انکاری ہے۔ اگر وہ زبان کھول دے تو بہت سے راز فاش ہو جائیں گے، اور یہ ہے بھی حقیقت، سپر فیاض نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ سیٹھ اسلم نے تمہاری یہ بات سن کر اس سپروائزر اسد علی کو نوکری سے نکال دیا، اور اب وہ غریب دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ وہ تمہاری کوٹھی پر بھی آیا تھا، لیکن تم نے اسے جھڑک کر بھگا دیا، عمران نے کہا۔ اوہ، تو اسد علی تمہارے پاس پہنچا ہے؟ وہ واقعی آیا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ سیٹھ اسلم کا اپنا معاملہ ہے، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور وہ میری کیوں مانے گا؟ اور ایسے غرض مندوں کی نفسیات کا مجھے علم ہے، اگر انہیں ذرا بھی منہ لگایا جائے تو لٹھ لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اسے جھڑک کر بھگا دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے، سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے اسد علی تو بے روزگار ہو گیا، تمہیں اس بارے میں تو سوچنا چاہیے، عمران نے کہا۔ میں نے کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹھیکہ نہیں لیا، اسے کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی، سپر فیاض نے اپنی عادت کے مطابق صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم اپنی جعلی کرنسی والے کیس کے سلسلے میں بھی خود ہی سوچو، تمہیں بھی کہیں نہ کہیں کلیو مل ہی جائے گا، عمران نے کہا۔ ارے تم ناراض ہو گئے؟ او سنو، میری بات سنو، اچھا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے کچھ کروں گا، سپر فیاض نے اس کو منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران مسکرا دیا۔ تم فائل لے کر ہوٹل عالی شان آ جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، یہیں ڈسکس کر لیں گے، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے فیاض کی بات سنے بغیر اس نے فون آف کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب فیاض دوڑا آئے گا۔ اسد علی صاحب، آپ اپنے گھر کا پتہ مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے معقول روزگار کا بندوبست کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ سیٹھ اسلم نے تو صاف انکار کر دیا ہے، اس لیے اب کہیں اور کوشش کرنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ جی آپ کی بڑی مہربانی، میرا گھر یہیں قریب ہے، اسد علی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے گھر کا پتہ تفصیل سے بتا دیا۔ آپ نے سیٹھ اسلم کے پاس طویل عرصے تک نوکری کی ہے، کیا واقعی سیٹھ اسلم کسی مجرمانہ کارروائی میں شریک ہے یا رہا ہے؟ لیکن جو کچھ سچ ہے وہ بتائیں، عمران نے کہا۔ جی میں نے تو آج تک اس بارے میں کچھ نہیں سنا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سیٹھ اسلم پہلے اتنا بڑا سیٹھ نہیں تھا جتنا وہ گزشتہ 5 سالوں میں ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے پاس نوکری کی تھی تو اس کی کھلونوں کی چھوٹی سی دکان تھی جو طویل عرصے تک اسی طرح رہی، لیکن گزشتہ 5 سالوں میں یکلخت تبدیلی آئی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ چھوٹی سی دکان بڑی سپر شاپ میں تبدیل ہو گئی، اور بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی دکانیں کھل گئیں، گودام بن گئے، اور اسلم صاحب بھی بڑے سیٹھ صاحب بن گئے۔ اب معلوم نہیں کہ ایسا کاروبار بڑھنے کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہوا، بہرحال میں نے ان کے متعلق کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں، اسد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی پریشانی جلد ہی حل کر دی جائے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر آپ فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے تو مجھے بلا تکلف بتا دیں، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، سیٹھ اسلم نے نوکری سے فارغ کرتے ہوئے خاصی رقم بطور امداد دے دی تھی، اس لیے رقم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ روزگار کی پریشانی ضرور ہے، اسد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ پریشانی انشاءاللہ جلد ہی دور ہو جائے گی، عمران نے کہا، تو اسد علی نے اٹھ کر سلام کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ دیا۔ اسی لمحے اچانک عمران کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں ٹرانسمیٹر پر کال آ رہی ہے۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے گھڑی کا بٹن مخصوص انداز میں کھینچا اور گھڑی کو کان سے لگا کر ہیلو ہیلو ٹائیگر کالنگ اوور ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔
इमरान बोल रहा हूँ, क्या बात है, क्यों कॉल की है? ओवर। इमरान ने घड़ी को मुंह के करीब ले जाते हुए कहा। बॉस, एक अहम रिपोर्ट देनी थी। मैंने फ्लैट पर फोन किया था, चीफ को फोन किया, राणा हाउस फोन किया, लेकिन आपसे मुलाकात ना हो सकी, तो ट्रांसमीटर कॉल कर रहा हूँ। ओवर, टाइगर ने कहा। मैं होटल आलीशान में मौजूद हूँ, होटल के फ़ोन पर बात कर लो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और बटन प्रेस कर कर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसी लम्हे उसने मेन गेट से सुपर फयाज को अंदर दाखिल होते हुए देखा। फयाज हॉल में दाखिल होकर इधर उधर देख रहा था। फिर जैसे ही उसकी नज़रें इमरान पर पड़ी तो वो बाथरूम से निकल रहा था। वो तेज़ी से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ में ब्रीफ केस पकड़ रखा था, लेकिन इमरान इस तरह अपनी मेज़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा था जैसे उसने सुपर फयाज को देखा ही ना हो। ये तुमने आज होटल में डेरे क्यों डाल रखे हैं? सुपर फयाज ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह सुपर फयाज तुम, आओ आओ, खुशामदीद। मैं भी बड़ी देर से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह ऐसा कोई आदमी भिजवा दे जो खाने का बिल अदा कर दे, वापसी का खर्चा भी दे दे। शुक्र है अल्लाह ने तुम जैसे गुनाहगार की दुआ इतनी जल्दी कबूल कर ली। इमरान ने बाकायदा इस तरह खुश होते हुए कहा जैसे वाकई वो यही दुआ मांग रहा हो, इस दुआ के पूरे हो जाने पर खुश हो रहा हो। खाना भी खिला दूंगा और वापसी का खर्च भी मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरा मसला हल करो, फयाज ने कहा और ब्रीफ केस खोलकर उसने इसमें से एक फाइल निकाली, इमरान के सामने रख दी। खाने के वक्त में ये तो अभी कुछ देर है, लेकिन वापसी का किराया तो तुम अभी दे सकते हो, इमरान ने कहा। मरो नहीं, वो भी मिल जाएगा, फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारे ब्रीफ केस में तो ये फाइल ही है और कुछ नहीं। जबकि मैं ख्वामखा ये सोचकर खुश हो रहा था कि ब्रीफ केस बड़े बड़े नोटों से भरा होगा, मगर अब तुम वापसी का खर्चा कैसे दोगे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ से तुम्हारे फ्लैट तक की टैक्सी 50 रुपये लेगी और 50 रुपये मेरी जेब में आ सकते हैं, फयाज ने कहा। तो इमरान ने इस तरह आंखें फाड़ी जैसे फयाज ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। 50 रुपये वापसी का किराया, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सुना है कि आजकल कफन दफन पर ही बहुत रकम खर्च होती है, कब्र की ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है, गोरकन भी बड़ा मुआवजा लेते हैं, और फिर कुल और चेहलम बरसी पर भी देगें पकवानी पड़ती हैं, कवालियाँ करानी पड़ती हैं। जाहिर है इन पर भी रकम खर्च होती होगी, और तुम कह रहे हो कि 50 रुपये वापसी का खर्चा पूरा हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने कहा। तो फयाज बेइख्तियार हंस पड़ा। तो तुम्हारी वापसी दूसरे जहां की वापसी है क्या? फयाज ने कहा। जाहिर है हर इंसान फानी है, वापसी तो बहरहाल होनी है, आज नहीं तो कल। अक्लमंद कहते हैं कि आदमी को कल का सामान आज ही कर लेना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। साथ ही वो फाइल खोलकर उसके सफ़हात पर सरसरी तौर पर नजर डालने लगा। ये सारे काम वापस जाने वाले नहीं कर सकते, पीछे रह जाने वाले करते हैं, इसलिए तुम्हें फिक्र की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं कर लूँगा, फयाज ने कहा। तो इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। खुद ही तो कह रहे हो कि जाने वाला ये सारे काम नहीं कर सकता, और अब खुद ही कह रहे हो कि तुम ये काम कर लोगे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फयाज बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ या अपनी? फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम मुझसे उम्र में बड़े हो और अक्ल में भी, अब तुम खुद ही सोच लो कि पहले कौन वापस जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, फाइल देखो, फयाज ने गुर्राते हुए कहा। यह बकवास नहीं है सुपर फयाज, हकीकत है, इमरान ने कहा। होगी हकीकत, लेकिन ना तुम अभी मर रहे हो और ना मैं, इसलिए बकवास छोड़ो। तुम्हें अगर वैसे 100-200 की ज़रूरत हो तो मैं दे दूंगा, फयाज ने कहा। वाह, तुम वाकई हातम ताई लगते हो, क्या सखावत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इमरान ने कहा। तो फयाज बेइख्तियार झपट पड़ा। इमरान ने फाइल बंद की और उठाकर फयाज के सामने रख दी। क्या हुआ, तुमने फाइल क्यों बंद कर दी? फयाज ने हैरान होकर कहा। तो और क्या करूं, भूख की वजह से मुझे लफ्ज़ भी नज़र नहीं आ रहे,
इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो फयाज ने वेटर को इशारा किया और इसके आने पर उसने खाने का ऑर्डर दे दिया। तुम जैसी नीयत का भूखा मैंने कोई नहीं देखा। ये तुम्हारा पेट भरता ही नहीं और ना नीयत। तुम जैसी नीयत का भूखा मैंने कोई नहीं देखा। ये तुम्हारा पेट भरता ही नहीं और ना नीयत, फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। बुजुर्ग कहते हैं अव्वल तो आम बाद कलाम, इमरान ने कहा और फिर फयाज ने बेइख्तियार होंठ बेच लिए। थोड़ी देर बाद वेटर ने मेज पर खाना लगा दिया। इमरान और फयाज दोनों खाना खाने में मसरूफ हो गए। इमरान यहाँ आया ही लंच करने के लिए था, इसलिए वो बड़े मज़े से लंच करने में मसरूफ था। फयाज भी खामोशी से खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद इमरान ने चाय मंगवा ली। अब तो खाना खा लिया है, अब बोलो इस केस के सिलसिले में मज़ीद क्या होना चाहिए, फयाज ने कहा। इस फाइल में 8 सफ़हात हैं। अगर डैडी इन्हें नाकाफ़ी समझते हैं तो 10-12 सफ़हात और टाइप करके शामिल कर दो, मसला हल, इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। फिर वही बकवास, संजीदगी से बात करो, मैं बेहद परेशान हूँ, फयाज ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। सुपर फयाज, इस फाइल में तो सिर्फ इतनी सी बात मौजूद है कि मार्केट में जाली करेंसी के कई केस सामने आए हैं और फेडरल बैंक ने इसके सख्त नोटिस लिया है और फेडरल बैंक की तरफ से वजारत खजाना को लिखा गया है कि जाली करेंसी छापने वालों को पकड़ा जाए और वजारत खजाना ने ये केस सेंट्रल इंटेलिजेंस को मार्क कर दिया और सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने तुम्हें मार्क कर दिया और तुमने इंस्पेक्टरों के जिम्मे काम लगा दिया। बस अब बताओ क्या करूं? क्या जायचा बनाकर तुम्हें बताऊं कि फलां प्रेस में जाली करेंसी छप रही है? जाकर छापा मारो, मुजरिमों को पकड़ लो, डैडी के सामने लाके खड़ा कर दो, इमरान ने कहा। कहीं से कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। सिर्फ एक केस का पता चला था कि फेडरल एजेंसी के इंस्पेक्टर तौफीक ने सेंट्रल बैंक कैंट ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर को पकड़ा था। इसने इकरार जुर्म भी कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई पेशरफ्त होती उसे स्पेशल फोर्सेस वाले अपने साथ ले गए। मामला ख़त्म, फयाज ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि स्पेशल फोर्सेस वाले उस मुलजम को ले गए हैं? इमरान ने कहा क्योंकि उसे मालूम था कि स्पेशल फोर्सेस के बैचेस तो सीक्रेट सर्विस वाले ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे इंस्पेक्टर तौफीक ने बताया, फेडरल एजेंसी में जाली करेंसी के सिलसिले में अलहदा सेल बनाया हुआ है। मैंने इस केस के सिलसिले में सरकारी तौर पर फेडरल एजेंसी को लेटर लिखा था। अगर इनके पास जाली करेंसी के मुलजमों के सिलसिले में मालूमात मौजूद हों तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को इतला दी जाए। इस पर फेडरल एजेंसी के सेंट्रल पोस्ट के इंस्पेक्टर तौफीक ने मुझे फ़ोन करके ये बात बताई। उसने कहा कि उसे डायरेक्टर जनरल साहिब ने मुलजम को और फाइल को स्पेशल फोर्सेस के हवाले करने का हुक्म दिया था, इसलिए उसने स्पेशल फोर्सेस के हवाले मुलजिम कर दिया और फाइल भी दे दी। लेकिन ना इसे मालूम है कि स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ है और ना मुझे। मैंने डायरेक्टर जनरल को फ़ोन करके इनसे सरकारी तौर पर बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें सेक्रेटरी वजारत खजाना सर सुल्तान ने खसूसी तौर पर हुक्म दिया था। इसके बाद मैं खामोश हो गया और जाहिर है कि अब मैं इनसे तो नहीं पूछ सकता, फयाज ने कहा। लेकिन इस इंस्पेक्टर तौफीक को तो ये मालूम होगा कि मुजरिम कौन है, उसने कहा। उसका घर कहाँ है? तुम वहाँ से मालूम कर सकते थे, इमरान ने कहा। मैंने इससे पूछा तो उसने बताया कि मुजरिम को बैंक में पकड़ा गया था और इसके पीछे इसके घर वाले आए ही नहीं और ना उसने मालूम करने की कोशिश की है। अलबत्ता मैंने एक इंस्पेक्टर को ड्यूटी लगा दी कि वो बैंक जाकर उस मुजरिम के ख्वाइफ हासिल करे। इसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, फयाज ने कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। ओके, तुमने सिर्फ खाना खिलाया है, इसलिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मैंने इसके जवाब में तुम्हारी ये खुश्क बातें सुन ली हैं। अब मुझे इजाज़त, इमरान ने कहा। तो तुम इस केस में मेरी कोई मदद नहीं करोगे? फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मदद करूं, तुम बताओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाली करेंसी के मुजरिमों का क्लू तलाश करो। तुम्हारे डैडी मुसलसल मेरी जान खा रहे हैं क्योंकि फेडरल बैंक को रोज़ाना रिपोर्ट मिल रही है कि जाली करेंसी मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में फैलाई जा रही है, फयाज ने कहा। फेडरल बैंक वालों को इल्हाम होता है,
आखिर कोई ना कोई केस तो सामने आया ही होगा, कोई मुजरम पकड़ा गया होगा, इस मुजरम से आगे क्लू मिल सकता है। इमरान ने कहा, मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे। बैंक में जो गड्डियां नोटों की आ रही हैं, इनमें से अक्सर नोट जाली निकल आते हैं, और ये नोट इस कदर महाराना अंदाज में छापे गए हैं कि इसको सिवाय माहिर आदमी के किसी को पता नहीं चलता। फयाज ने कहा कि इमरान चौंक पड़ा। ये तो वाकई कोई मुनज़्ज़म और गहरी साजिश हो रही है। इमरान ने कहा, तो फिर कुछ करो। फयाज ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, काश ये जाली करेंसी वाले मुझे मिल जाएं, तो मैं इनसे लंबा चौड़ा माल लेकर आगा सुलेमान पाशा का कर्ज उतार दूं। अब देखो, मुझे होटलों में बैठना पड़ता है, कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और मुझे खाना खिलाए। पेट्रोल पंप वालों ने भी अब उधार पेट्रोल देना बंद कर दिया है। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, तो तुम अपने इस भिखारीपन से बाज नहीं आओगे? फयाज ने होंठ बीजते हुए कहा, भिखारीपन का क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। भिखारी ही इस अंदाज में पैसे मांगते हैं कि घर में फाके हैं, पेट खाली है, बीवी बीमार है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, वगैरह वगैरह। फयाज ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें वाकई वसी तजर्बा है इस काम का। मेरा ख्याल है तुम ख्वामखा डैडी की झड़कें खा रहे हो। इस्तीफ़ा दो नौकरी से और यही धंधा शुरू करो। इमरान ने कहा तो फयाज का मुंह सुर्ख हो गया। तुम जो ये काम कर रहे हो, क्या ये काफ़ी नहीं? बोलो कितनी भीख चाहिए तुम्हें? फयाज ने कोट की जेब में बड़ा और भारी सा बटुआ निकालते हुए कहा, जितने तुम दे सकते हो दे दो। जब भीख ही लेनी है तो फिर कितनी क्या? ये तो भीख देने वाले की अपनी औकात होती है, वो कितनी दे सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फयाज ने बटुआ खोला और 100 रुपये वाला नोटों की एक गड्डी निकाल कर उसने इमरान के सामने रख दी। बस इतनी औकात है तुम्हारी? च च च तुम्हें तो खुद मांगने की ज़रूरत है। इमरान ने गड्डी उठाते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं अब तुम्हारी इस आदत से तंग आ गया हूँ। फयाज ने कहा तो इमरान ने वेटर को इशारा किया। यस सर। वेटर करीब आकर कहा, इस होटल के अकब में एक यतीम खाना है, देखा हुआ है तुमने? इमरान ने कहा, यस सर, करीब ही है। वेटर ने जवाब दिया। ये लोग गड्डी जाकर यतीम खाने में देकर फयाज साहिब के नाम की रसीद ले आओ, जाओ। इमरान ने गड्डी वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यस सर। वेटर ने गड्डी ली और तेज़ी से मुड़ गया। फयाज की हालत देखने वाली थी। ये क्या हरकत थी? अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं थी तो क्यों मांगी रकम? फयाज ने खा जाने वाले लहजे में कहा, तुमने एक मुहावरा सुना है, हक राबा हकदार रसीद, यानी जिसका हक था उस तक पहुंच गया। अब मुझसे बात करो। अगर तुम इस केस में मेरी मदद लेना चाहते हो तो मेरी खिदमत का मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस वालों को जानता हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ओह, अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ ये केस मुकम्मल कर दो। प्लीज़ इमरान, देखो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम जैसे दोस्त पर तो मुझे फ़ख्र है। फयाज ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांगता फिरता हूँ, मुझ पर तुम्हें कब फ़ख्र होने लगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम कैसे भिखारी हो सकते हो? अगर तुम नाराज़ हो गए तो मैं भिखारी हो जाऊँगा। प्लीज़ इमरान। फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा, देखो तुम्हें तनख्वाह मिलती है इसलिए तुम काम करते हो, मैं किस लिए काम करूं? मुझे क्या मिलेगा? इसलिए अब तो बाकायदा डील होगी, अगर मंजूर हो तो बोलो। मैं इस केस में काम करूंगा और काम करने का 50 लाख लूँगा। 50 लाख पेशगी और 50 लाख काम मुकम्मल होने के बाद। अगर ये मुआवजा नामंजूर हो तो निकल जाओ, और अगर मंजूर है तो निकालो 50 लाख, वरना अपनी फ़ाइल उठाओ और दफ्तर जाकर बैठ जाओ। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, 50 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैंने यहाँ नोट छापने की मशीन लगा रखी है या मैं रिश्वतखोर हूँ? मेरी कमाई हराम की है? बोलो क्या सोचकर तुमने इतनी रकम बनाई है? फयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा,
نہ تمہاری نوٹ چھاپنے کی مشین ہے، نہ تم رشوت خور ہو، اور نہ تمہاری کمائی حرام کی ہے۔ تم تو صرف اتنا کرتے ہو کہ جن ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں تم ان کے گودام چیک نہیں کرتے، اور وہ اپنے کوٹے کے مطابق شراب فروخت کرتے رہتے ہیں۔ جن گیم کلبوں میں لائسنس کے تحت جوئے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تم صرف یہ چیک نہیں کرتے کہ ان کی اجازت کتنی مشینوں کی ہے، وہاں نصب کتنی مشینیں ہیں۔ اس طرح کے دوسرے بے شمار بے زر دھندے ہیں، اور انہی بے زر دھندوں کی وجہ سے پاک ایشیا بینک کے مین برانچ کے بڑے 10 لاکر بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ لاکر سلمہ فیاض کے نام پر ہے، اور بینک کے کاغذات کے مطابق ان میں سلمہ فیاض کی جولری، اس کے آبائی اراضی کے کاغذات اور بچوں کے لیے اکٹھی کی جانے والی رقم موجود ہے۔ بس ویسے میرا خیال ہے کہ اگر ڈیڈی تک اس کی رپورٹ پہنچا دی جائے تو ڈیڈی کے حکم پر 1 لاکر توڑا جائے تو یقیناً 1 لاکر میں سے اور کچھ نہیں تو 10 لاکھ روپے تو نکل ہی آئیں گے، اور پھر بیچاری سلمہ فیاض کو ڈیڈی کے سامنے وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس قدر دولت اس نے کہاں سے لی۔ عمران نے کہا تو فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہوئی ماہوار ہوتی گئیں۔ اسے یقیناً اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تم انسان نہیں ہو، تم انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا کی پناہ کچھ بھی کر لو تمہیں پھر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تم بتاؤ مجھے کیا ہو تم؟ فیاض نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ بھکاری، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لعنت ہے مجھ پر اور اس وقت پر جب میں نے تمہیں دوست بنایا تھا۔ تم ہی میرے سب سے بڑے دشمن ہو، تم سے تو کچھ چھپانا ہی نہیں جا سکتا۔